नमस्कार। भौतिकी के मूल तत्व वीडियो व्याख्यान श्रृंखला में आज प्रस्तुत है 7वां व्याख्यान, जो एक विमीय शुद्ध गतिकी का भाग 6 है और इसमें एक समान त्वरण से गति के बारे में हम विचार करेंगे। अभी तक हमने न्यूटोनियन कण की अवधारणा, एक विमीय कण की गति का वर्णन करने के लिए किस तरह से दो विमीय स्थिति समय, कार्टेशियन स्पेस और स्थिति को समय के फलन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अध्ययन में मदद मिलती है, इस पर पिछले व्याख्यानों में चर्चा की थी। और स्थिति के समय के सापेक्ष अवकलन के रूप में हमने दार्शनिक वेग और त्वरण, जर्क, स्नैप, क्रैकल और पॉप इत्यादि गतिज राशियों की हायर डेरिवेटिव्स उच्च अवकलन गुणांक के रूप में परिभाषित किए थे। और हमने देखा था कि स्थिति फलन xt को समय के सापेक्ष अवकलन करके और बार बार अवकलन करके उच्च अवकलन गुणांक प्राप्त करके इन गतिज राशियों को समय के फलन के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। पिछले व्याख्यान में एक प्रश्न अंत में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कण पर विचार करें जिसकी स्थिति किसी भी क्षण t पर निम्नानुसार दी गई है: x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, जहां a, b और c और d के मान दिए गए। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि x क्योंकि लंबाई की विमा रखता है, तो इसलिए दाहिनी तरफ की चारों राशि जो जुड़ी हुई हैं, जो चार टर्म a, bt, ct स्क्वायर और dt क्यूब, हर एक की विमा भी लंबाई की होनी चाहिए। और इसलिए a की विमा लंबाई की है, b की विमा क्योंकि bt लंबाई की विमा रखना चाहिए, इसलिए ये मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई है और विमा इसकी LT-1 है। इसी तरह से c की विमा त्वरण की विमा के तुल्य है और ये मान इसका यहाँ पर दिया हुआ है। और d की विमा जो है वो उसके आधार पर उसका व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति सेकंड क्यूब होगा, ms⁻³ और इसमें किसी समय अंतराल में औसत वेग, औसत त्वरण का मान ज्ञात करना तथा किसी क्षण पर तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण का मान ज्ञात करना और वक्र को प्लॉट करना और उच्च डेरिवेटिव के व्यंजक प्राप्त करना, ये इस प्रश्न में आपको कहा गया था। अब इसी प्रश्न को आधार बना करके आज हम हमारा विचार शुरू करेंगे, लेकिन प्रारंभ में इस प्रश्न की एक विशिष्ट स्थिति लेते हैं, जिसमें कि यदि b बराबर c बराबर d बराबर 0, यानी केवल जो चार नियतांक a b c d x के समय के फलन के रूप में जो व्यंजक दे रखा है, इस व्यंजक में चार जो नियतांक थे a b c d, इसमें से केवल a नॉन जीरो है, b c और d जीरो है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो xt का सूत्र a के बराबर हो जाएगा और क्योंकि b c d जीरो है, a का मान क्योंकि 0.020 मीटर है और ये नियतांक है, तो ये एक स्थिरावस्था की या विराम्य अवस्था की कण की स्थिति को बताएगा। और इस समय में क्योंकि अब अवकलन करेंगे तो वेग 0 होगा और फिर उसके बाद वाले सभी अवकलन गुणांक भी, क्योंकि वेग हर क्षण पर 0 है, तो वेग का व्यंजक 0 है, तो अतः त्वरण, जर्क, स्नैप, क्रैकल और पॉप जो पिछले व्याख्यान में हमने परिभाषित किए थे, वो सभी भी शून्य होंगे। और जो हम अगर ग्राफ खींचें तो x और t का जो ग्राफ है वो एक x टाइम अक्ष के समानांतर एक रेखा होगी, जो कि x अक्ष को इस 0.020 m मान के ऊपर काटेगी। तो ये हमने देखा कि b, c और d 0 होने पर पिछला जो प्रश्न था वो एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था को बताता है, जबकि कण एक ही बिंदु जो कि यहाँ पर x अक्ष से 0.02 मीटर पर है, वहां पर स्थित रहता है और स्थिर रहता है, विराम अवस्था में रहता है। अब अगर इसको थोड़ा हम ये माने कि c और d 0 है, b 0 नहीं है, तो a का मान भी वही पुराना जो हमने लिया है, b का वही, लेकिन c और d को 0 कर दिया है, तो x का जो समय के रूप में व्यंजक हो जाएगा a प्लस बी टी 0.020 प्लस 0.030 t मीटर में, और वेलोसिटी क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से, अवकलन से प्राप्त होगी, अवकलन गुणांक से प्राप्त होगी, तो क्योंकि a नियतांक है और नियतांक का अवकलन शून्य होता है तो इसका कोई पद यहाँ नहीं आएगा, लेकिन b t में t का जो समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो ये कुल मिलाकर के अवकलन से पता चला कि वेग का व्यंजक होगा b और वेग b यानी 0.030 मीटर प्रति सेकंड नियतांक के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो औसत वेग है और तात्क्षणिक वेग है,
क्योंकि वो सभी नियत रहेंगे और एक समान रहेंगे। औसत वेग और ताक्षणिक वेग का मान 0.030 मीटर प्रति सेकंड रहेगा और ये एक समान वेग से गति को निरूपित करेगा। और इस एक समान गति से वेग से गति होने के कारण, क्योंकि अब vt का मान नियतांक के बराबर है, तो बाकी अगर आप जो भी अवकलन करेंगे तो उन उच्च अवकलन का कारण त्वरण और उच्च अवकलन गुणांक यानी जर्क, स्नेप और इत्यादि जो है वो सभी शून्य प्राप्त होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और ये भी यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो x और t का ग्राफ है वो एक सरल रेखा होगा जिसका स्लोप b के बराबर होगा जो कि 0.030 है। इसलिए वो सरल रेखा xt वक्र की जो है वो समय अक्ष से इतना कोण बनाएगी tan इनवर्स 0.030 जो 0.03 रेडियन, क्योंकि रेडियन में टेंजेंट इनवर्स थीटा या टेंजेंट थीटा जो है थीटा के बराबर होता है और वो यहाँ पर 0.03 रेडियन है और जो 1.8 डिग्री कोण के बराबर होगा। इसको चित्र में बताना कठिन होगा क्योंकि कोण बहुत छोटा है, 2 डिग्री से भी कम कोण का मान प्राप्त हो रहा है। और v और t की जो रेखा है वो तो क्योंकि समय अक्ष के समानांतर होगी और नियत v को दर्शाएगी जहां पर v का ये मान होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस प्रकार से c और d को 0 करने पर यह गति एक समान वेग से गति में परिणत हुई है। अब मान लीजिए मैं c को भी 0 नहीं रखता हूं और केवल d को 0 रखता हूं और a और b और c के वही मान जो पहले बताए थे वो रखता हूं, तो xt का व्यंजक हो जाएगा a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, यानी 0.02 प्लस 0.03 t माइनस 0.2 t स्क्वायर। अब इसका अवकलन करके जब हम वेग का सूत्र प्राप्त करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो a का अवकलन तो 0 हो जाएगा, bt का अवकलन b, ct स्क्वायर का क्योंकि t स्क्वायर का 2t होता है तो 2ct, और ये फॉर्मूला हो जाएगा b प्लस 2ct यानी 0.03 माइनस 0.4t। और फिर इसका पुनः अवकलन करता हूं तो मुझे त्वरण प्राप्त होगा, त्वरण का व्यंजक होगा b क्योंकि नियतांक के अवकलन 0 और 2ct का अवकलन t का अवकलन 1 होता है तो ये 2c के बराबर मुझे यहाँ से त्वरण प्राप्त होगा और जिसका मान होगा माइनस 0.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये त्वरण जो कि एक नियतांक प्राप्त हुआ है, अर्थात ये गति एक समान त्वरण से गति है, एक समान त्वरण से गति होगी अगर a b c यानी अगर xt किसी पॉलिनोमियल से दिया जाता है जिसकी ऊंची पावर t स्क्वायर तक ही है तो हम पाएंगे कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी और एक समान त्वरण से गति होगी। इस समय में at वक्र समय अक्ष के समानांतर एक रेखा होगी, लेकिन vt वक्र जो है वो एक सीधी रेखा होगी जिसका कि स्लोप 2c यानी 0.4 के बराबर होगा, माइनस 0.4 है और इसलिए ये टाइम अक्ष से समय अक्ष से माइनस 21 डिग्री 21.8 डिग्री का कोण बनाती है। या आप इसको अगर प्लस में व्यक्त करना चाहते हैं तो 180 माइनस 21.8 डिग्री का जो कोण है वो ये बनाती है x अक्ष से। और xt वक्र यहाँ पर रुचिकर है क्योंकि xt वक्र में t स्क्वायर भी है, t भी है और x है, तो इस तरह की स्थिति का जो वक्र बनता है उसको हम एक परवलय कहते हैं। लेकिन बाकी सभी राशियां जो उच्च राशियां हैं त्वरण के बाद जिनको डेरिवेटिव से प्राप्त होती हैं, जर्क हो, स्नैप हो, क्रैकल हो, पॉप हो, उन सभी के मान जो है जर्क, स्नैप, क्रैकल और पॉप के मान 0 होंगे। अब मैं परवलय पर आता हूं। परवलय जो है गणित में एक विशिष्ट आकृति है। परवलय परिभाषा से ऐसे बिंदुओं का लोकस या बिंदुपथ है जिसकी किसी निश्चित रेखा से दूरी और किसी निश्चित बिंदु से दूरी बराबर होती है। जो निश्चित रेखा होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स या नियता कहते हैं और जो निश्चित बिंदु होता है उसको नाभि या फोकस कहते हैं। अब गणित में आपने परवलय के बारे में अध्ययन किया होगा, नहीं तो भी ये कॉनिक सेक्शन में जो आकृतियां हैं ये भौतिकी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उसका अध्ययन आप अवश्य करें कॉनिक सेक्शन का। उसमें परवलय भी एक कॉनिक सेक्शन है जिसकी की उत्केंद्रता या इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है। तो परवलय का ये जो समीकरण है, इस समीकरण को आप थोड़ा सा इसमें स्वरूप को बदल करके ऐसे लिख सकते हैं जिसको वर्टेक्स फॉर्म कहते हैं। तो वर्टेक्स फॉर्म में इस समीकरण को लिखा गया है। ये समीकरण वही की वही है जो ये है, इसको रूपांतरित किया गया वर्टेक्स फॉर्म में। और इस वर्टेक्स फॉर्म में इस समीकरण को बदल देने के बाद हमें अपने आप ही वर्टेक्स वो शीर्ष बिंदु है जो यहाँ पर है, इस शीर्ष बिंदु को वर्टेक्स कहते हैं। इस शीर्ष बिंदु के नियतांक जो है, निर्देशांक जो है वो हमें प्राप्त हो गए कि इसका समय निर्देशांक 3/40 होगा और इसका जो x अक्ष पे यानी स्थिति निर्देशांक है 169 डिवाइडेड बाई 8169 बटा 8000 के बराबर आ रहा है।
ये गणितीय मैनिपुलेशन करने के बाद, इस तरह की गणित की मैनिपुलेशन करना, गणितीय रूप से इसके रूप को बदलना आपको आना चाहिए। मैं इसकी डिटेल्ड स्टेप मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताई है, लेकिन आप अपना प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, इसको लिखने का तरीका होता है कि इसी समीकरण को हम इस तरह से दो फैक्टर में लिख सकते हैं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। और इस इंटरसेप्ट फॉर्म के आधार पर भी हम क्या देखते हैं कि हमें इंटरसेप्ट के निर्देशांक मिल जाएंगे। एक्स एक्सिस पर जो ये एक ही बिंदु पर ये इंटरसेप्ट यानी अंतखंड काटता है, तो एक्स एक्सिस पर एक बिंदु पर ये काट रहा है, उसके निर्देशांक यहाँ पर हमें प्राप्त हो गए 0, 0.02। और जो टाइम अक्ष है, इसको ये दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक इधर नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, और ये दोनों ही निर्देशांक भी हमें इस समीकरण से प्राप्त हो गए हैं। तो एक्स और टी दोनों के इंटरसेप्ट हमें प्राप्त हो गए। इसी तरह से एक बिंदु होता है जिसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं, वो लेटस रेक्टम यहाँ पर मिल गया। लेटस रेक्टम के ऊपर जो यहाँ पर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, जो इसके सममिति अक्ष के अनुदिश होता है बिंदु, और फोकस भी सममिति अक्ष के अनुदिश होगा। सममिति अक्ष जो है वो t बराबर 3/40, यानी जहां पर भी समय का ये नियत मान होगा 0.075, बहुत छोटा मान है, लेकिन इस 0.075 मान पर जो एक्स अक्ष के समानांतर रेखा गुजरेगी वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जिसके दोनों तरफ ये पैरेलल एक जैसा व्यवहार कर रहा है, जो कि यहाँ। और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से आपको ये भी पता चल गया कि इसके ऊपर एक बिंदु होगा लेटस रेक्टम का बिंदु, जहां पर वो यहाँ पर आ रहा है -1.23 मीटर पर गणना करने पर -9831/8000, और फोकस जो है वो इस बिंदु पर आ रहा है 3/40 एंड -9831/8000। तो ये जो फोकस है, इस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स जो कि नीचे दे रखी है, उससे ये सारे बिंदु नियत बराबर दूरी पर होंगे। और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स जो है 1.27 मीटर है, जो परास मैंने ग्राफ में ली है उसमें मैक्सिमम +-1 है, और इसलिए यहाँ पर इसको प्लॉट करना संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स इस चित्र में नहीं दिखाई गई है। शीर्ष बिंदु दिख रहे हैं, अंतखंड बिंदु दिख रहे हैं, और क्योंकि फोकस बिंदु का भी जो निर्देशांक है वो अलग प्राप्त हो रहा है इस ढंग से, तो लेटस रेक्टम और फोकस बिंदु जो है हमें नहीं दिखाई दे रहे। और ये परवलय का है, तो जो ये समीकरण है, जो हमें परवलय की समीकरण मिली है, समय का फलन के रूप में स्थिति जो है एक परवलय या स्थिति समय वक्र जो है एक परवलय होगा। तो परवलय एक गणितीय धारणा है, और अगर इसकी गणितीय समझ आप रखते हैं तो इस ग्राफ से, इस वक्र से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। और दो अलग अलग परवलय हो तो उनकी तुलना भी की जा सकती है उनके इन पैरामीटर्स के अध्ययन के आधार पर। अब आगे देखते हैं कि हम किसी को भी जीरो नहीं करते हैं। आंकिक प्रश्न जो पहले लिया था, यहाँ पर गलती से ये c बराबर d बराबर 0 लिख दिया गया है, पर इसको छोड़ दें। आंकिक प्रश्न एक समान जर्क से गति c और d को 0 नहीं लेता हूँ, और c और d नॉन जीरो है, और सभी नॉन जीरो है, और c और d के मान यहाँ दे रखे हैं, a और b के मान यहाँ पर दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समय का मेरा फलन है, ये a + bt + ct² + dt² जो है वो उस मान के आधार पर, व्यंजक के आधार पर मैं अवकलन करता हूँ, तो वेग का सूत्र मुझे मिल जाता है। a का अवकलन 0, bt का b, ct² का 2ct और dt² का dt³ का 3dt²। तो ये मुझे वेग का व्यंजक प्राप्त हो गया, और इस वेग के व्यंजक का इसी तरह से मैं पुनः अवकलन करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन का व्यंजक मिल जाता है। और एक्सेलरेशन के व्यंजक में b का क्योंकि 0, 2ct का 2c और 3dt² का मुझे 6dt प्राप्त होता है, क्योंकि t² का 2t होगा तो ये 6dt हो जाएगा। इस तरह से मुझे त्वरण का व्यंजक भी समय के रूप में अवकलन से प्राप्त हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसको पुनः अवकलन करें तो मुझे जर्क का सूत्र मिल जाएगा, और 2c का जर्क में क्योंकि अवकलन करते समय नियतांक होने से 0 हो जाएगा, और 6dt से मुझे 6d प्राप्त होगा। और ये गति जो इस प्रकार की है कि एक समान जर्क से होने वाली गति है, लेकिन क्योंकि ये जर्क नियतांक हो गया है तो आगे के स्नैप, क्रैकल और पॉप इनका जो मान है वो 0 आएगा। जर्क जो यहाँ पर है वो नियतांक है, और इसका मान 0.06 मीटर सेकेंड ⁻³ है, और ये नियतांक के बराबर है। तो जर्क जो है, इसके अगर ग्राफ खींचेंगे समय के अक्ष के सापेक्ष तो ये एक समानांतर रेखा है। लेकिन यहाँ पर अगर त्वरण और समय की रेखा खींचेंगे तो त्वरण का सूत्र ये है, स्पष्ट है कि ये एक सरल रेखा होगी जिसका कि स्लोप 6d होगा, और जो 2c इंटरसेप्ट काटेगी त्वरण एक्सिस पे।
तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी और ये सरल रेखा क्योंकि 6d स्लोप है यानी 0.06 स्लोप है, तो ये एक कोण थीटा tan इनवर्स, क्योंकि tan थीटा का जो मान है वो 6d यानी 0.06 के बराबर है, तो थीटा का मान tan इनवर्स 0.06 के बराबर होगा, और जिसको अगर हम डिग्री में व्यक्त करें तो 3.43 डिग्री का कोण बनाने वाली एक रेखा होगी। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र हमें मिला था स्थिति का, वो जो सूत्र है वो वेग का जो सूत्र मिला है, सॉरी स्थिति का नहीं, वो एक परवलय का है और उस परवलय को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये वेग का सूत्र जो मुझे पिछले में प्राप्त हुआ है ये एक परवलय का है, क्योंकि इसमें टी स्क्वायर भी है, और इस सूत्र के आधार पर जो परवलय प्राप्त होता है वीटी का वो मैंने यहाँ पर दिखाया। तो हम क्या देखते हैं कि एक समान त्वरण से गति में स्थिति समय का वक्र परवलय होता है, जबकि एक समान जर्क से गति में जो त्वरण समय है वो तो सीधी रेखा है, और वेग समय जो है उसका वक्र परवलय प्राप्त होता है, और उस परवलय का भी उसी तरह से अध्ययन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको स्थिति समय के परवलय की एक समान त्वरण की स्थिति में बताया था। पर एक समान जड़ से गति में स्थिति का ग्राफ बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर dt क्यूब भी है, तो ये आकृति चाहे आपको नजर आ रही हो, ये ना तो सिमेट्रिक है, इसमें कोई सिमेट्री एक्सिस नहीं है, ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड में भिन्न नजर आ रही होगी आपको, और ये एक परवलय की समीकरण नहीं है, ये जो भी समीकरण है, क्योंकि ये आवर जो इसमें t की है घातांक 3 है, इसको यहाँ पर चित्र में खींच करके दिखाया गया है। तो अब वापस से सारांश में आते हैं। तो जो हमने सूत्र निकाले हैं इस स्थिति में, जबकि एक समान जड़ से गति हो रही है, तो 6d नियतांक के त्वरण का सूत्र ये है, वेग का सूत्र ये है और स्थिति का सूत्र ये है। इसके आधार पर टाइम t का मान रख करके 0, 1, 2, 3, 4 के लिए मैंने इन राशियों के मान यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ जड़ का मान राउंड ऑफ कर दिया है, तो 0.06 के बजाय 0.1 लिखा है, और बाकी मान यहाँ पर लिखे गए हैं। और इन मानों के आधार पर अब मैं औसत जो है समय अंतराल t बराबर 1 से 3, सो t बराबर 1 से 3 में अगर मुझे औसत वेग ज्ञात करना है तो t बराबर 1 पर स्थिति है -0.14 और t बराबर 3 पर स्थिति है -1.42, तो विस्थापन हुआ -1.42 माइनस 0.14 यानी -1.42 प्लस 0.14 जो -1.28 मीटर के बराबर आया। तो ये विस्थापन मुझे प्राप्त होता है इस समय अंतराल 1 से 3 के लिए। और इस विस्थापन में क्योंकि मैं समय अंतराल का भाग दे दूं 2 का, तो मुझे औसत वेग प्राप्त हो जाएगा जो मुझे प्राप्त हुआ है 0.64 मीटर प्रति सेकंड। अब वेग में परिवर्तन देखें तो वेग यहाँ से देखना पड़ेगा। t बराबर 1 पर वेग है -0.34 और t बराबर 3 पर वेग है -0.9, तो वेग में परिवर्तन हुआ -0.9 माइनस -0.34, तो ये हो गया -0.9 प्लस 0.34, और मुझे जो मान प्राप्त हुआ वो यहाँ पर जो है 0.56 और इस 0.56 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन प्राप्त। इसमें मैं समय अंतराल का भाग दूंगा तो मुझे औसत त्वरण मिल जाएगा। यानी औसत राशियों की अगर गणना करनी है तो जो सूत्र और व्यंजक प्राप्त हुए हैं उससे जो भी बिंदु है प्रारंभिक समय और अंतिम समय, उन बिंदुओं पर स्थिति या वेग या जो भी राशि आवश्यक है उसके आप मान को ज्ञात करके और सूत्र में रख करके गणना के आधार पर औसत वेग और औसत त्वरण को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक और विशिष्ट उदाहरण। ये पुराने उदाहरण से भिन्न उदाहरण में ले रहा हूं। यहाँ पर मैंने ये माना है कि समय की साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो चर घातांक के रूप से हो रहा है, यानी समय का जो स्थिति फलन है x बराबर t बराबर b एक्सपोनेंशियल ऑफ ct प्लस d, जहाँ b, c और d तीनों नियतांक है। लेकिन b जो नियतांक है इसकी विमा, क्योंकि x की विमा जो है वो लंबाई की है तो b की विमा भी लंबाई की होगी। ये एक नंबर होता है और इस नंबर का जो आर्गुमेंट है ct प्लस d, एक्सपोनेंशियल का जो आर्गुमेंट है ct प्लस d, इनका भी नंबर यानी के बराबर होना चाहिए, विमाहीन होने चाहिए। तो ct विमाहीन है तो इसका अर्थ ये है कि c की विमा टाइम इनवर्स की होगी और d विमाहीन यानी संख्या ही रहेगी। तो यहाँ b से d नियतांक है। अब मैं इसका अवकलन करता हूं तो मुझे एक्सपोनेंशियल ऑफ ax प्लस b का फॉर्मूला मैंने अपने अवकलन सूत्र की टेबल में दे रखा था, पिछले व्याख्यान में स्लाइड्स में दिखाया था, उसको हम प्रयोग में करते हैं। तो अवकलन में इसका समाकलन जब हम अवकलन जब इसका t के सापेक्ष करेंगे तो ये जो c है ये बाहर आ जाता है एक तरह से और बाकी वापस वही राशि दोहराई जाती है, यानी एक्सपोनेंशियल ct प्लस d, b तो क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर रह गई, लेकिन एक्सपोनेंशियल ct प्लस d का अवकलन करने पर c एक्सपोनेंशियल ct प्लस d प्राप्त होगा
और इसलिए ये पूरी राशि हो गई सी बी ई एक्सपोनेंशियल ऑफ सी टी प्लस डी, यानी ये सी टाइम्स स्थिति फलन के बराबर होगी। और इसको पुनः अवकलन करते हैं तो फिर एक बार और सी एक आ जाता है तो सी स्क्वायर हो जाता है और ये सी स्क्वायर एक्स ऑफ टी के बराबर हो गया। इसको पुनः अवकलन करूं तो फिर मैं जर्क का सूत्र प्राप्त कर सकता हूं और वो सी क्यूब एक्स टी के बराबर हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूं कि चर घातांक की गति, पिछले जो मैंने गति के उदाहरण लिए थे विरामावस्था में, तो वेग, त्वरण और सभी जर्क और इत्यादि शून्य थे। फिर एक समान वेग से गति में त्वरण, जर्क और ऊंची घातें शून्य, ऊंचे डेरिवेटिव शून्य थे। और इसी तरह से एक समान त्वरण में मैंने माना था कि जर्क शून्य है, और पिछले उदाहरण में मैंने देखा था कि स्नैप और कैकल और जो पॉप है वो शून्य होगा, लेकिन जर्क उसमें नियत था। तो ये स्थितियां थी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी भी बार डेरिवेटिव करें वो शून्य तो नहीं आएगा यहाँ पर, और सभी एक तरह से उसी ढंग से बदलेंगे जैसे कि x बदल रहा है। केवल ये गुणांक बदलते जा रहे हैं कि ये c का गुणांक हो गया, ये c स्क्वायर का हो गया, ये c क्यूब का हो गया, और c की विमा मैंने बताई 1/टाइम की है और इसलिए इकाई निश्चित तौर पर बदलती जा रही है। तो इस प्रकार की गति में देखते हैं कि अगर चर घातांक के परिवर्तन हो तो परिवर्तन इस तरह से कुछ दिखाई देगा, जहां पर मैंने क्या किया है कि b, c और d प्रत्येक का मान 1 मान लिया है। तो ये सरल सूत्र बन गया है एक्स टी बराबर एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर टी, और उसके आधार पर गणना कर रहे हैं तो ई रेस टू पावर टी प्लस 1, सॉरी ई रेस टू पावर टी प्लस 1, क्योंकि ये d को 1 में हुआ, c 1 है और b 1 है। तो एक्स टी बराबर ई रेस टू पावर टी प्लस 1, और उसके आधार पर मैंने गणना की तो जब t 0 होगा तो ये e रेस टू पावर 1, ये e का मान है 2.7183, और इसी तरह से जब ये 2 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तब ये e स्क्वायर हो जाएगा, 2 होगा तो ये e क्यूब हो जाएगा, इत्यादि जो मान प्राप्त होंगे उनके आधार पर यहाँ सभी मान लिखे गए। तो यहाँ देख रहे हैं कि चर घातांकी में जैसा वक्र में भी दिखाई दे रहा है कि प्रारंभ में धीरे लेकिन फिर तेजी से कर्व जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लगभग 1 से 2 समय करने पर ये 3 गुना के करीब हो गया है, तो 2 से 3 करने पर भी ये लगभग 3 गुना के करीब हो गया। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी चर घातांक की वृद्धि होती है तो वृद्धि बहुत तेजी से होती है। वायरस संक्रमण में भी ये आशंका रहती है कि कई चर घातांक की वृद्धि के कारण तेजी से संक्रमण नहीं फैल जाए। तो ये कर्व जो हमने देखा कि यहाँ पर सभी राशियों के कर्व इसके जैसे ही होंगे, उनके जो केवल मान है उनकी जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो क्योंकि c और c स्क्वायर और c क्यूब से गणना करने से, गुणा करने से भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अगला आंकिक प्रश्न एक और लेते हैं। तो पॉलिनोमियल के बाद, चर घातांक के बाद अब हम साइनोसोडल हार्मोनिक या आवर्त फलन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक्स टी व्यंजक जो है इस तरह से लिखा जाता है b साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर b, ओमेगा और 5 नियतांक है। b की विमा जो है वो लंबाई की होगी, ओमेगा जो है वो 1 टाइम है, पर ये एक्चुअली रेडियन पर टाइम, क्योंकि रेडियन और पाई रेडियन में, क्योंकि ये साइन का है, साइन के जो आर्गुमेंट होता है वो डिग्री में या रेडियन में व्यक्त किया जाता है, ऐसा ही इकाई रेडियन है तो ये रेडियन में होना चाहिए। तो ओमेगा की जो विमा होगी रेडियन प्रति सेकंड, और पाई यहाँ पर जो है वो रेडियन में होगा इकाई। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन का सूत्र जो पहले बताया था वो काम में लेना पड़ेगा, और उसमें यही होता है कि साइन कोसाइन में बदल जाता है और ये जो टी का कोफिशिएंट ओमेगा ये बाहर आ जाता है। तो इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है वेग का व्यंजक बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस वाई, जिसका एक बार पुनः अवकलन करें तो कोस का थीटा का अवकलन करने पर माइनस साइन थीटा जैसी स्थिति बनती है। इसलिए त्वरण का अवकलन जो हमें मान मिलता है माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक ओमेगा फिर आया दोबारा अवकलन से, और साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी के बराबर है। और फिर जे टी निकालें जर्क, तो वो इसी तरह से माइनस ओमेगा स्क्वायर वी टी के बराबर हो जाता है। और आगे भी आप इसी तरह से हायर डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। कोई भी डेरिवेटिव यहाँ हम देख रहे हैं वो साइन या कोसाइन फंक्शन के रूप में व्यक्त होगा। साइन और कोसाइन फंक्शन जो है आवर्त फंक्शन है, अपने आप को दोहराते हैं। ये साइन थीटा और कोस थीटा अपने आप को 2 पाई एंगल के बाद दोहराते हैं, जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि साइन एक्स और कोसाइन एक्स दोनों फंक्शन में अंतर है। ये दोनों के ग्राफ यहाँ पर दिखाए गए हैं, और ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये कोसाइन एक्स, और साइन एक्स को भी साइन 0 0 होता है, कोसाइन एक्स जो है वो कोस 0 1 होता है।
तो उस आधार पर ये कर्व दिखाए गए। दोनों में कलांतर जिसे कहते हैं वो π/2 डिग्री का होता है, यानी π/2 डिग्री से इस कर्व को शिफ्ट करें तो sin x का cos x या cos x का sin x एक जैसा कर्व निरूपित होगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि साइनोसोडल या हार्मोनिक अवरत फलन होने पर भी हम इसी प्रक्रिया का अध्ययन करके काम में लेकर के और हम स्थिति से वेग, वेग से त्वरण, त्वरण से जर्क इत्यादि निकाल सकते हैं। तो ये अभी तक हमने सीखा है कि अगर समय स्थिति के फलन के रूप में स्थिति समय के फलन के रूप में दी गई है तो समय के सापेक्ष स्थिति के फलन को अवकलित करके वेग प्राप्त कर सकते हैं, फिर वेग को समय के सापेक्ष अवकलित करके हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, फिर त्वरण को समय के सापेक्ष अवकलित करके जर्क ज्ञात कर सकते हैं और इसी तरह से जर्क को समय के साथ अवकलित करके स्नैप प्राप्त कर सकते हैं और स्नैप के बाद क्रैकल और पॉप हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा है कोई भी तात्क्षणिक मान निकालना हो तो जो व्यंजक प्राप्त हो जाता है उपरोक्त विधि से अवकलन करके उस व्यंजक में टी का वो मान जिस पर की तात्क्षणिक मान निकालना है उस मान को सब्स्टिट्यूट करके प्रतिस्थापित करके हम तात्क्षणिक मानों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार तात्क्षणिक मान ज्ञात हो जाते हैं जो भी बिंदु जो समय अंतराल के हैं उनके लिए, तो हम जो परिभाषाएं पहले दी गई हैं औसत राशि की, चाहे मैंने औसत वेग और औसत त्वरण की दी हो, उसी तरह से औसत आगे जर्क, स्नैप इत्यादि को भी परिभाषित किया जा सकता है। तो औसत राशियों का जो हम अध्ययन कर सकते हैं और औसत राशियों की गणना कर सकते हैं इन तात्क्षणिक मानों से, जो कि पहले अवकलन से हमने व्यंजक प्राप्त किए, व्यंजक से तात्क्षणिक मान और तात्क्षणिक मानों से हम औसत राशि को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि अगर एक वक्र दे रखा हो तो हम ये जानते हैं कि किसी भी वक्र में, चाहे वो सरल रेखा होना आवश्यक नहीं, किसी भी वक्र में एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। वो वक्र के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा उसी बिंदु पर उस वक्र को उसके आसपास में उसी बिंदु पर स्पर्श करती है और इस स्पर्श रेखा के ढलान यानी स्लोप, और मैंने आपको बताया था रेखा का ढलान कैसे दो बिंदुओं के को लेकर के ज्ञात किया जा सकता है। तो स्पर्श रेखा के ढलान से अवकलन गुणांक प्राप्त होता है, अर्थात स्थिति समय का वक्र है तो जो अवकलन गुणांक प्राप्त होगा वो वेग को बता रहा होगा उसी क्षण पर जिस बिंदु पर हमने जिस क्षण पर हमने वो स्पर्श रेखा खींची है। और इसी तरह से अगर वो ग्राफ जो है वेग और समय का है और किसी बिंदु पर किसी क्षण पर हमने स्पर्श रेखा खींची है तो उस स्पर्श रेखा का ढलान वेग के प्रथम अवकलन गुणांक को व्यक्त करेगा, अर्थात त्वरण को बताएगा। और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये जो धारणा है स्पर्श रेखा की 2D यूक्लिडियन ज्यामिति में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है और इसका इस्तेमाल करके भी हम अगर ग्राफिकल फॉर्म में अगर हमें इंफॉर्मेशन जानकारी दी गई है, यानी यहाँ दोनों प्रकार की जानकारी को डील करना हमने समझ लिया है। एक तो जब कि x समय के फलन के रूप में ज्ञात हो, एक जब कि x और t का वक्र ज्ञात हो, तो किस तरह से हम गणना करके अन्य गतिज राशियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये इस सारणी से स्पष्ट हो गया। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि इस अवकलन पद्धति की गणितीय संकलना है, जो अवकलन की जो पद्धति है वो बहुत ही अधिक सहायक हमारे लिए इस प्रक्रिया में होती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि समय और का समय के फलन के रूप में स्थिति नहीं दी गई है और बल्कि हमें जो दिया गया है वो वेग दिया गया है समय के फलन के रूप में, और अब हमें स्थिति ज्ञात करनी है, तो ये जो प्रक्रिया अवकलन की है ये इसमें मदद नहीं कर सकती है। इसलिए अब हमें एक नए प्रकार की गणित, जिसमें कि अगर मुझे वेग और समय का व्यंजक प्राप्त है तो मैं उससे कैसे स्थिति और समय का व्यंजक प्राप्त करूं, या त्वरण और समय का व्यंजक प्राप्त है तो उसे किस तरह से मैं वेग और स्थिति समय का व्यंजक, वेग का समय के रूप में व्यंजक प्राप्त करूं। इसके लिए जो गणित जो काम में आती है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रल के सिद्धांत और अनुप्रयोगों से संबंधित एक कैलकुलस है ये भी, जैसे पहले कैलकुलस थी ये भी कलन की एक शाखा है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो सापेक्ष दरों पर विचार करती है, एक राशि के दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को बताती है। और इसमें जैसा कि बताया गया कि स्पर्श रेखाओं से जो ढलान है उनकी जानकारी मिलती है। प्रथम अवकलन गुणांक स्पर्श रेखा के ढलान के तुल्य होता है, और हमने समझा है कि किस तरह से स्थिति समय का फलन ज्ञात होने पर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से वेगों को बता सकते हैं।
इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो एक तरह से जोड़ करने का तरीका है। कुल आकार का मान या जैसे कि लंबाई का मान, एरिया का मान, वॉल्यूम का मान, इनकी गणना करने से संबंधित जो गणित है इंटीग्रल कैलकुलस। और ये दोनों कैलकुलस जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उस प्रमेय जिसके कारण ये जुड़ी हुई है उसे कहते हैं कैलकुलस की मौलिक प्रमेय। कैलकुलस की मौलिक प्रमेय से जुड़ी हुई है जो ये कहती है मौलिक प्रमेय कि एक निश्चित समाकलन की गणना उसके एंटी डेरिवेटिव यानी इस समाकलन जो उसको इंटीग्रेशन कह रहे हैं उसको एक व्युत्क्रम असंकारक के तौर में माना जाता है और को उपयोग करके की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक वेग फलन को समाकलित करने से एक स्थिति फलन प्राप्त होगा जो क्योंकि स्थिति के अवकलन करने से वेग फलन प्राप्त होता है। तो उसका उल्टा हो गया कि स्थिति फलन के अवकलन से हमें वेग फलन प्राप्त होता है तो वेग फलन के समाकलन से हमें स्थिति फलन प्राप्त होगा। और नतीजतन अधिकांश समाकलन गणित के जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, वो इस एंटी डेरिवेटिव पद्धति से, व्युत्क्रम पद्धति से प्राप्त किए गए हैं और डिराइव किए गए हैं और इसकी उपयोगिता बहुत है। विशेष तौर पर हम देखेंगे कि भौतिकी के जो नियम और सिद्धांत है वो अवकलनीय समीकरणों यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस के रूप में बताए जाते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल करने की जो विधि है वो समाकलन गणित के द्वारा हमें मिलती है। तो यहाँ पर अब हम समाकलन को समझ लें कि क्या है। तो जैसा पहले मैंने कहा है वैसा ही यहाँ पर है कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी और इस फंक्शन एफ ऑफ टी का अवकलन करने पर जी ऑफ टी फंक्शन प्राप्त होता है तो हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी यानी जी ऑफ टी का समाकलन टी के सापेक्ष करने पर, क्योंकि जी ऑफ टी एफ ऑफ टी के अवकलन से प्राप्त हुआ था तो जी ऑफ टी का समाकलन करने पर एफ ऑफ टी प्राप्त होगा प्लस एक स्थिरांक प्राप्त होगा, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन होता है हमेशा। और उसका कारण यह है क्योंकि आप जानते हैं कि नियतांक का अवकलन शून्य होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ डी एफ टी अपॉन डी टी इक्वल टू जी ऑफ टी, लेकिन यहाँ पर मैं प्लस सी जोड़ भी देता हूँ तब भी ये जी ऑफ टी रहता है। इसीलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जी टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस सी, यानी अनिश्चित समाकलन होता है। और अगर जी टी जो है प्रथम अवकलन गुणांक है एफ टी का, तो जी टी का समाकलन करने पर एफ टी प्राप्त होगा प्लस साथ में एक समाकलन नियतांक और विचार करना। लेकिन एक समाकलन होता है जिसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में दो लिमिट दी रहती है, प्रारंभिक और अंतिम, टी आई से टी एफ, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और इसको जब हम प्राप्त करना चाहें तो ये इसमें अनिश्चित समाकलन नियतांक इसमें से नहीं रहेगा और हमें पता चलता है कि इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ जी ऑफ टी डी टी विल बी, क्योंकि इंटीग्रेशन जी टी एफ टी है तो एफ का मान क्षण टी एफ पर माइनस एफ का मान क्षण टी आई पर, तो इससे प्राप्त हो जाएगा। तो यानी एफ का मान अपर लिमिट पर माइनस एफ का मान लोअर लिमिट पर। ये प्रक्रिया आपको समझनी होगी और हम इसका इस्तेमाल आगे आने वाले व्याख्यानों में करेंगे और प्रचुरता से करेंगे। जैसे जैसे भौतिकी आप अध्ययन करेंगे आप देखेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ही अधिक उपयोगी है। यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक जो जानकारी है समाकलन का इतिहास है कि समाकलन का भी सिद्धांत है, उसकी खोज अवकलन के साथ ही एक तरह से न्यूटन और लैम्बिज दोनों ने स्वतंत्र रूप से की थी। और इन्होंने एक इन्फिनिटेसिमल चौड़ाई, अनंतिम चौड़ाई के आयतों के अनंत योग के बारे में ज्ञात करने की विधि के रूप में समाकलन की धारणाओं को विकसित किया। बाद में बर्नार्ड रीमन ने एक लिमिटिंग यानी सीमित मान प्रक्रिया के आधार पर इंटीग्रल को एक ठोस गणितीय परिभाषा दी जो हम काम में लेते हैं, जो क्षेत्रफल को ज्ञात करने की एक विधि के तौर पर उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्र के नीचे। बाद में हम अगले व्याख्यान में इस पर चर्चा भी करेंगे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में समाकलन की और अधिक परिष्कृत धारणाएं दी गई हैं और जहां फलन के प्रकार के साथ साथ जैसा मैंने बताया था परास के लिए समाकलन किया जाता है, निश्चित समाकलन, और उसे व्यापक किया गया। और पहले ही मैं कह चुका हूं कि कलन का मौलिक प्रमेय जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये समाकलन और अवकलन में एक संबंध स्थापित करती है और उसी के आधार पर सारे सूत्र जो हैं वो ज्ञात किए गए हैं। और समाकलन नियतांक सभी में अनिश्चित समाकलन में हमें शामिल करना होगा।
यहाँ पर मैंने आपकी जानकारी के लिए कुछ सूत्र जो है इस स्लाइड के ऊपर दिए हैं। सबसे पहला सूत्र है इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx इक्वल टू 1 रेज़ टू 1 ओवर n प्लस 1 इंटू x रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सूत्र n बराबर -1 पे काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि n बराबर -1 रखने पर n प्लस 1 का मान 0 हो जाएगा, 0 से विभाजन अलाउड नहीं है। बट जब n का मान -1 नहीं हो और कुछ भी हो तो ये सूत्र काम में लिया जा सकता है। n का मान जब -1 हो तो ये कहलाएगा 1/x, तो इसलिए 1/x का सूत्र नीचे दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। तो इस सूत्र की हम n इक्वल टू -1 के लिए और n नॉट इक्वल टू -1 के लिए ये सूत्र, और गुणा और उनको किस तरह से डील किया जाएगा इसके बारे में भी यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले दिए। साइन, कोसाइन, सेक, स्क्वायर इत्यादि के भी कुछ सूत्र मैंने दिए हैं। सूत्र मैं केवल आपको जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ। ये सूत्र जब आप काम में लेंगे तो हो सकता है आपको स्वतः याद हो जाए, अन्यथा ये पद्धति मान सकते हैं कि जो टेबल ऑफ इंटीग्रल से समाकलन की जो तालिकाएं हैं उनसे सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। और परीक्षा के लिए जो भी आवश्यक इस प्रकार के सूत्र हैं, जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो समाकलन के सूत्र याद करने होंगे, मेमोराइज करने होंगे, कंठस्थ करने होंगे और उनका समय समय पर उपयोग करना होगा। जब भी किसी समाकलन सूत्र का हम उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उसके बारे में हिंट वहां पर जरूर दूंगा और उसको सम्मिलित करूंगा। तो ये पद्धति जो समाकलन की परिभाषा के बाद अब हमारे पास एक नई गणित आ गई, तो नए दरवाजे खुल गए। और हम समझते हैं कि यदि त्वरण हमें समय के फलन के रूप में दिया गया है तो उसको सापेक्ष समय के सापेक्ष समाकलित करके, इंटीग्रेट करके हम वेग के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन त्वरण से वेग यानी वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए समाकलन का कार्य करना पड़ेगा, और उसमें एक नियतांक आएगा। उस नियतांक का मान हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब किसी क्षण पर हमें वेग मालूम हो, और सामान्य तौर पर वो क्षण t बराबर 0 पर लिया जाता है, अन्यथा किसी भी बिंदु पर ले सकते हैं। किसी एक क्षण पर वेग का मान मालूम होने पर अगर आपको त्वरण और समय के फलन के रूप में ज्ञात है तो आप वेग का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं समाकलन की विधि से। और इसी बात को फिर आगे दोहराएं, तो क्योंकि वेग का अवकलन त्वरण होता है तो स्थिति सदिश का अवकलन वेग होता है, तो यही बात हमने वेग और स्थिति सदिश के संदर्भ में फिर से दोहराई कि अगर मुझे वेग जो है वो समय के फलन के रूप में ज्ञात है तो मैं उसको समाकलन करके स्थिति फलन प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन समाकलन की प्रक्रिया में एक नियतांक आएगा, उसका मान तभी निकाल पाएंगे जब कम से कम एक क्षण पर हमें स्थिति पता हो, और सामान्य तौर पर वो क्षण t बराबर 0 पर ले लेते हैं। लेकिन किसी भी एक क्षण पर t हमें कण की स्थिति प्राप्त ज्ञात हो, और अगर हमें वेग समय का सूत्र ज्ञात हो, वेग का समय के फलन के रूप में सूत्र ज्ञात हो, व्यंजक ज्ञात हो, तो हम समाकलन करके ये राशि स्थिति फलन जो है समय के, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि x एज अ फंक्शन ऑफ t ज्ञात होने का मतलब है गति के बारे में पूरी जानकारी हो। अर्थात अगर हम हर स्थिति पर हर समय पर कण कहाँ स्थित होगा ये हमें पता है, हर क्षण पर हम स्थिति बता सकते हैं, तो हमें कण के गति का पूरा विवरण पता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि समाकलन का उपयोग करके हम किस प्रकार त्वरण फलन और प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक स्थिति पता होने पर वेग फलन और स्थिति फलन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको उदाहरण से समझेंगे, और उदाहरण में इसीलिए मैंने त्वरण लिया है, ये एक काल्पनिक उदाहरण है। तो मान लीजिए त्वरण इस सूत्र से दिया जाता है, और यहाँ पर जो मैंने त्वरण का सूत्र दिया है bt² - ct³, तो आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कि इस त्वरण के सूत्र का अवकलन करके मैं जो जर्क निकाल सकता हूँ, और फिर जर्क का सूत्र आएगा उसका अवकलन करके स्नैप निकाल सकता हूँ, उसका जो सूत्र आएगा उसका अवकलन करके क्रेकल निकाल सकता हूँ। पर अभी मैं उस अवकलन वाली पद्धति के बजाय मैं नीचे की तरफ जाने की यानी समाकलन वाली पद्धति से इस त्वरण से वेग और स्थिति के फलन प्राप्त करना चाहता हूँ। इस त्वरण से जर्क और स्नैप और इत्यादि कैसे प्राप्त होंगे, जर्क, स्नैप, क्रैकल, पॉप, वो तो हम समझ चुके पहले। तो अब यहाँ पर देखें ये प्रश्न आपके सामने है, तो अब इसको क्या करें, तो इसको हमें समाकलित करना पड़ेगा। जब इसको c के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो t² का समाकलन जो है वो t³/3 आएगा, क्योंकि एक तरह से आप देखिए तो t³/3 का डिफरेंशिएशन करें
तो 3t² यानी t स्क्वायर आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं उल्टा t स्क्वायर का समाकलन t³ 3 है, t³ का समाकलन t4/4 है, क्योंकि t4/4 का अवकलन t के ऊपर करने पर t³ मिलता है और t³ 3 का अवकलन करने पर t स्क्वायर मिलता है, और ये वो बात उल्टी प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर t स्क्वायर का समाकलन करने पर t³ आ गया और t³ का समाकलन करने पर t4/4 आ गया और एक समाकलन नियतांक आ गया। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में क्योंकि दे रखा है कि क्षण t बराबर 0 पर ये मूल बिंदु पर विरामावस्था में था, तो इसका अर्थ ये है कि इसका वेग 0 था t बराबर 0 पर, और t बराबर 0 पर ये वेग 0 था। तो इसको यहाँ पे रखें कि v t बराबर 0 पर कितना होगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो v c1 के बराबर होगा t बराबर 0 पर। लेकिन क्योंकि दिया हुआ है कि v t बराबर 0 पर 0 था, तो इसका अर्थ ये हो गया कि c1 जो नियतांक है उसका मान 0 है और मुझे c1 ज्ञात हो गया। तो अगले प्रक्रिया में मुझे c1 यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि c1 0 है, और उसके बाद फिर इसका मैं समाकलन करता हूँ। अब t³ का समाकलन करता हूं मैं, तो t4/4 पहले की तरह यहाँ पर मिलेगा, तो t4/4 मिलने से ये t4/12 हो गया, और यहाँ t4 का जब मैं करता हूं तो t5/5 मिलेगा और t⁵5/5, और ये मेरी समाकलन के बाद ये सूत्र मुझे मिल गया। इस सूत्र व्यंजक के अंदर c2 नया समाकलन देता है। तो b और c के मान तो मुझे दे रखे हैं प्रश्न में, लेकिन c2 का मान नहीं दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है कि क्षण t बराबर 0 पर स्थिति जो है वो मूल बिंदु पर थी, यानी x का मान 0 था। तो x का मान t बराबर 0 पर ये चीज 0 हो गई, t बराबर 0 पर दूसरी टर्म 0, t बराबर 0 ये बताती है कि स्थिति c2 है, लेकिन क्योंकि मैंने माना है कि t बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर स्थित था, तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर c2 का मान 0 होना चाहिए, और मुझे इस तरह से स्थिति का फलन ज्ञात हो गया। और स्थिति का फलन समय के रूप में ज्ञात है, तो लगभग b और t के मान जो मेरे को दे रखे थे पीछे प्रश्न में, और जब प्रश्न मैंने बनाया था तो यहाँ b और c के मान भी दे रखे हैं, और इन मानों के आधार पर हम अब बाकी जो भी आवश्यक गणनाएं हैं, जो राशियां निकालनी है, उन राशियों के मान निकाल सकते हैं। वो बड़ी सरल प्रक्रिया होगी, तो इसको मैं अब नहीं समझा। अब इसी पद्धति को हम एक विशिष्ट उदाहरण जिसे हम कहते हैं एक समान त्वरण से गति के लिए किस तरह से प्रयोग में लेंगे और क्या समीकरण प्राप्त होती हैं, इस पर विचार करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आज का मुख्य विषय है एक तरह से, कि एक समान त्वरण से गति हो रही है तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो एक समान त्वरण से गति का अर्थ है कि dvt/dt = a बराबर कांस्टेंट, यानी हमें ये मालूम है कि त्वरण का मान कांस्टेंट है और त्वरण कांस्टेंट के बराबर है और त्वरण इसके बराबर होता है, तो इसको समाकलन करेंगे त्वरण को, तो त्वरण बराबर नियतांक है, तो नियतांक का समाकलन t प्राप्त होगा, तो ये और प्लस एक समाकलन नियतांक आएगा, तो वेग का सूत्र हमें प्राप्त होगा v एज ए फंक्शन ऑफ t बराबर at, जो कि इस a नियतांक के समाकलन से आया, और c1 जो कि समाकलन का नियतांक जो सदैव आता है। अब हम क्योंकि ये मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर जो वेग है उसको u संकेत से बताएंगे, ये u लिखा हुआ है तो ये u संकेत से बताएंगे, तो यहाँ पर t बराबर 0 पे रखा तो वेग का मान c1 है, इसका अर्थ ये कि c1 का मान u प्राप्त हो गया है, और इस c1 के मान को यहाँ पर मैं आगे से u के तौर पर लिख दिया और मुझे वेग का ये सूत्र मिल गया। अब वेग का सूत्र मिल गया, व्यंजक मिल गया, तो मैं पुनः समाकलन करके स्थिति का निकाल सकता हूँ। u नियतांक है इसलिए समाकलन पर ut मिलेगा, t का समाकलन t² 2 होता है इसलिए ये टर्म मिलेगी, और एक समाकलन नियतांक मिलेगा। तो मुझे सूत्र मिल गया कि x एज ए फंक्शन ऑफ t बराबर ut प्लस हाफ at² प्लस c2। ये मैंने देखा कि नियत त्वरण में ये समीकरणें संतुष्ट होंगी। जब त्वरण a जो यहाँ पर राशि लिखी गई है वो नियत है, तो वेग v बराबर u प्लस at से दिया जाएगा और स्थिति x बराबर ut प्लस हाफ at² प्लस c2 से दिया जाएगा। लेकिन c2 को अभी निकालना है, तो क्योंकि हमने मान ले कि t बराबर 0 पर x 0 पर है, तो t बराबर 0 पर कहाँ पर है, तो यहाँ सूत्र से पता चलता है 0, ये भी 0 हो गया, तो c2 पर है, इसका अर्थ है कि c2 बराबर x0 और c2 बराबर x0 है, तो मेरा ये सूत्र हो गया x का मान t क्षण पर बराबर x0 प्लस ut प्लस हाफ at²। ये समीकरण है एक समान त्वरण से जब गति होती है तो उसमें न्यूटन की गतिकी की समीकरण है, और इन्हीं समीकरणों का मैंने पुनः यहाँ पर उल्लेख किया है, और इसमें पहली 2 समीकरण तो वही है, लेकिन अब मैंने 3 समीकरण और निकाली हैं, और वो उस आधार पर निकाली हैं कि
हम इसको समय अंतराल में विस्थापन एक नया संकेत काम में लेते हैं कि s of t is xt minus x0, यानी समय अंतराल 0 से t के बीच में विस्थापन जो है उसको s से बताया है। तो s of t का जो ये समीकरण मुझे मिली थी, क्योंकि यहाँ पर x0 है, इसको इधर ले गया तो मैं लिख सकता हूँ s of t equals to ut plus half at square। और फिर जब मुझे ये समीकरण मिल गई s of t is equals to ut plus half at square या s equal to ut plus half at square, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस समीकरण में u को मान यहाँ से v माइनस at प्राप्त होगा, उसको मैंने यहाँ रख दिया, तो मुझे ये v के रूप में समीकरण मिल गई s बराबर vt माइनस हाफ at square सरल करने पर। और अब इन दोनों समीकरणों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये हाफ at स्क्वायर टर्म कट जाएगी और मुझे मिल जाएगा 2s बराबर vt v प्लस u इंटू टी या s बराबर v प्लस u इंटू टी बाई 2। और मैंने हमेशा v के साथ ब्रैकेट में t लिखा है क्योंकि वो एक फलन राशि है और u एक निश्चित क्षण पर मान है जिसको प्रारंभिक वेग का है। तो इसके अंतर को समझें कि v और u दोनों वेग हैं निश्चित तौर पर, लेकिन v जो यहाँ पर काम में हो रहा है वो वेरिएबल के तौर के ऊपर एक औसत वेग एक दार्शनिक वेग किसी क्षण t पर है उसके ऊपर काम में हो रहा है, जबकि u एक निर्धारित, इसमें यहाँ पर हमें माना है t बराबर 0 पर वेग का क्या मान है उसको व्यक्त करना है। और क्योंकि ये एक समान त्वरण से गति है इसमें वेग बदलता रहता है। और फिर हमने क्या देखा है कि इन्हीं दोनों समीकरणों का इस्तेमाल इस ढंग से कर सकते हैं कि हम जो है इसके अंदर से जो सूत्र है इसमें से समय को हटा दें, तो यानी ऊपर में से किसी एक समीकरण से समय को लेकर के दूसरी समीकरण इन दोनों में से किसी एक में रख करके और हम गणना करके ये समीकरण प्रूव कर सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 5 समीकरण हो गई, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों समीकरण मैंने यहाँ फिर से उल्लेखित किए। और ये पांचों समीकरण हम अगले व्याख्यान में देखेंगे भी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है, आंकिक प्रश्न है, उनको हल करने में बहुत ही सहायक होंगी। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रश्न में हम देखेंगे कि 3 राशियां दी हुई है, एक राशि पूछी गई है और एक राशि प्रश्न में लापता है या उसका जिक्र नहीं है। जिस राशि को लापता है या जिक्र नहीं है उसके आधार पर यहाँ से समीकरण चयनित कर सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि पहली समीकरण में आप देख रहे हैं कि इन पांचों राशियों में से 4 राशियां इसमें आ रही हैं, v, u, a और t, लेकिन s नहीं आ रहा है। तो अगर हमें v निकालना है, u, a, t पता है तो इस समीकरण को काम में ले सकते हैं, या u निकालना है और v, a, t पता है तो भी इस समीकरण को काम में ले सकते हैं। और इसी तरह से दूसरे समीकरण को कब हम काम में लेंगे, जबकि इसमें v हमारे संदर्भ में नहीं है, v लापता है, यानी s, u, a, t इनमें से हमें इन 4 राशियों में से कोई 3 पता है तो चौथी निकाली जा सकती है। तीसरी समीकरण इसी तरह से जो आ रही है इसमें हम देख रहे हैं कि u पता नहीं है, तो s, v, a और t इन 4 में से कोई 3 पता है तो चौथा निकाला जा सकता है। चौथी समीकरण हम देख रहे हैं कि इसमें त्वरण नहीं है पता, त्वरण का जिक्र नहीं है, और त्वरण का जिक्र नहीं है लेकिन s, v, u और t का जिक्र है, तो s, v, u, t में से अगर कोई 3 राशियां पता है तो चौथी इस समीकरण की सहायता से निकाली जा सकती है। और अंतिम जो 5वीं समीकरण यहाँ पे लिखी है उसमें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 है, इसमें समय नहीं आ रहा है और इसलिए अगर समय का उल्लेख नहीं है प्रश्न में और इन 3 राशियां इनमें से पता है v, u, a और s में से, तो हम चौथी राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आज के व्याख्यान को इस उदाहरण के साथ समाप्त करता हूं जिस पर आपको विचार करना है, क्योंकि एक समान त्वरण से गति को किस तरह से समाकलन के आधार पर हम समझ सकते हैं ये आज के व्याख्यान में अच्छी तरह समझा दिया गया है। और साथ ही हमने एक समान त्वरण से गति के लिए जो न्यूटन की गति के समीकरण है 5 वो हमने प्राप्त कर लिया है, उनको डिराइव करना, उनको व्युत्पन्न करना हमने सीख लिया है। और एक बार हमने व्युत्पन्न कर लिया है तो इन समीकरणों को स्मृति में रख करके हम चाहें जब उनका प्रयोग कर सकते हैं आंकिक प्रश्न को हल करने में। लेकिन जब भी अगर किसी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर आप दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर समीकरण का उल्लेख भी करें कि कौन सी समीकरण काम में ले रहे हैं और किस तरह से फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाता हूं जो अगले व्याख्यान तक आपको विचार करना है कि कोई वस्तु को मैं h ऊंचाई से गिरा रहा हूं जहां पर इसकी ऊंचाई h है जमीन से, और h ऊंचाई पे ले जाकर के मैंने जैसे इसको छोड़ दिया वस्तु को तो ये मुक्त रूप से गिरती है, और इसको स्वतंत्र रूप से गिरने की इस उदाहरण को हमें समझना है हम। लेकिन यहाँ पर मान रहे हैं
कि इस स्वतंत्र रूप से गिरने की प्रक्रिया में केवल एक ही त्वरण है, वो काम कर रहा है नीचे की तरफ लंबवत, और वो नियत है, और उसे जी संकेत से बताएंगे। तो हमने मान लिया है कि इस गति के दौरान एक नियत त्वरण जी बराबर नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, और इसलिए वस्तु नीचे की तरफ गतिमान होती है। तो इस प्रश्न में आपको उड़ान का समय या उड्डयन काल निकालना है कि इसको छोड़ने के बाद कितने क्षण बाद ये पृथ्वी से टकराएगी, और टकराने से पहले इसका वेग क्या होगा, जस्ट टकराने से पहले, ये हमें ज्ञात करना है। निश्चित तौर पर इस पर अगले व्याख्यान में हम चर्चा भी करेंगे। तो आज का व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ, ये बताते हुए कि अगले व्याख्यान में हम एक विमीय किनेमेटिक्स में समस्याओं को हल करने में न्यूटन के गणितीय का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित अनुप्रयोगों पर चर्चा होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्याख्यान श्रृंखला पसंद आ रही होगी। आप लाइक बटन को क्लिक करें अगर पसंद आ रही है, और अगर आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल F4Science को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन नियमित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। पुनः एक बार इस वीडियो व्याख्यान श्रृंखला से जुड़ने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, आभार।